मैं राजस्थान के उस घराने से आता हूँ जो जिनके पास म्यूजिक का खजाना। अरे चाबी वालो छल्लो छोरा, चाबी वालो छल्लो छोरा, दूजा ने मत दे जो राज, मारी रे जोड़ी राज, मारी रे जोड़ी राज। ये जब गा रहा था तो सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि ये बच्चा कैसे गा रहा है, वाह 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 वाह, ऐसा हुआ। उनके नाम लिए तो उनको भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा मैं तेरा बाप हूँ। आप लोगों का रियाज कैसे होता है? तो ऐसे गा रहा हूँ जैसे राजस्थान में धोर पे बैठ के गा रहे हैं। हर की छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान। फिर मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से गाया, समझा उसको। फिर सुनिधि मैम की आंखों में आंसू थे, तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो आप 2 दिनों में। इन अभी के मेरे जो भी दोस्त सिंगर्स थे मेरे साथ, दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं हर एक एक्टर के लिए गाना चाहूँगा जो बॉलीवुड में है। बट वी आर राजस्थानी, जुगाड़ू हम अपना राजस्थान खुद अपना रास्ता बना लेते हैं कहीं ना। तो हर संत कहे साधु कहे, ये सुखी भाजी, आ जा रे आ जा रे, आ जा रे आ जा रे, ये घूमर 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 वैसा घूमर घूमर मेक सम नॉइज। आवाज की जो डाइवर्सिटी है उस पे कैसे आप काम करते हैं, कैसी पहचान आप? ऐसे करके है। और क्या रिएक्शन था आमिर खान का, संजय दत्त का? उनको ट्रस्ट होगा कि ये बंदा कुछ भी चेंज कर सकता है अपने आप में। तो कौन सी ऐसी एहतियात हैं? जो मुझे मिल रहा है वो सबको मिले, ऐसी मेरी सोच है। हालांकि मैंने देखा आपके नाम से कोई कंट्रोवर्सी अभी तक नहीं है। सक्सेस पाने के लिए अगर कोई कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। एक अभी जुबिन गर्ग हैं, जब वो चले गए और जो मैंने अभी आसाम में जो उनका प्यार देखा उनके लिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे आर्टिस्ट को इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए। सच फीमेल सिंगर्स कम आ रही हैं आप? आज वालों को सोचना चाहिए कि भाई हमारी बेटियों को भी हमें इतना मौका देना चाहिए। हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं हमें चाहिए कि भाई ये मैंने की है। अलबेला सजन आयो रे। नमस्कार, पंजाब केसरी न्यूज रूम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। चौपाल में अक्सर हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो प्रसिद्धि के उस शिखर पर होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद, उनके संघर्ष का दिन, उनकी कामयाबी भरे दिन और आगे की कहानी ज़िंदगी की किस रूप में वो लिखना चाहते हैं, इन तमाम बातों पर खुलकर बात होती है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो जिस जगह से हैं, कहते हैं उस रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, न पानी है न फसल है, लेकिन ये केवल ज्योग्राफिया है, ये केवल एक भूगोल में लिखी बात है। संस्कृति की नज़रिए से अगर देखें तो उस रेगिस्तान से, जैसलमेर में धोरों की धरती से सुरों की नदियां बहती हैं और संगीत की फसल उगती है और कलियां खिलती हैं उन कलाकारों की जो देश विदेश में जाकर अपने हुनर का जो परचम है वो फहराते हैं, अपने खुशबू है वो बिखेरती हैं। स्वागत कीजिए, हमारे साथ में आज हैं जैसलमेर की धरती से निकले उम्दा कलाकार, शानदार गायक स्वरूप खान। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, जिस तरीके से आपने जो वेलकम किया है बहुत ही सुंदर लगा मुझे जो भी आपने बोला। थैंक यू सो मच। उसके हकदार आप हैं। जिस तरह के शब्द हैं उसमें दरअसल आपकी ज़िंदगी की कहानी है, तो कहानी अपनी धोरों से ही शुरू हुई है आपकी, तो वहीं पे आपको लिए चलते हैं जी। 1991 अगर मैं तारीख सही बता रहा हूँ, और 6 अगस्त करेक्ट जी, वहाँ एक परिवार में, मंगनियार परिवार में आपने जन्म लिया। बचपन से कितनी पुरानी आपकी यादें हैं? 5 साल की उम्र से तो आपने सिंगिंग शुरू की जी। उससे पहले कहाँ से आपकी यादें शुरू होती हैं अपने बचपन की? मेरी वही 5-6 साल की एज से मुझे लगने लगा कि मैं एक सिंगर हो सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजस्थान के उस घराने से आता हूँ जो जिनके पास म्यूज़िक का ख़जाना है। मंगनियार घराना आपने सुना होगा जी। और हालांकि म्यूज़िक में ऐसा कोई ये तो एक नाम होते हैं कि घराने एंड ऑल, बट म्यूज़िक एक अलग दुनिया हो, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें हम लोग जीते हैं। वहाँ के लोग और भी जो फील्ड के लोग हैं, जो क्लासिकल म्यूज़िक हो या फोक म्यूज़िक हो, चाहे किसी भी फील्ड में अगर कोई बंदा म्यूज़िक में है तो मुझे लगता है कि वो एक ब्रह्मांड में एक अलग दुनिया में जीता है। तो ये हम लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा म्यूज़िक है जिसमें बहुत
पावर है, जिसकी बहुत वैल्यू है और जिसमें बहुत ओरिजिनलिटी है, तो उसमें उस घराने से आना, जन्म लेना, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं वहाँ से हूँ जहाँ के पूर्वजों ने बहुत सारा म्यूज़िक क्रिएट किया अपने यजमानों के लिए, वहाँ के राजपूत फैमिलीज़ के लिए। तो मेरी भी शुरुआत वो सब माहौल देख के 5-6 साल की एज से स्टार्ट हो गई थी कि मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ तो है। सिंगिंग का एक होता ना लाइफ में अपन को एक घंटी बजती कि हमें हमारा ड्रीम क्या है, हमें किस गोल की तरफ बढ़ना चाहिए, और हमें एक टैलेंट जो होता है भगवान की तरफ से, सिर्फ भगवान और हम दोनों जानते हैं कि हमारे पास एक टैलेंट है। तो मुझे 6 साल की एज में, 5 साल की एज में कहीं तो मैं अपने राजस्थान में अपने गांव में या ननियाल में, हाँ ननियाल हरसानी में मैं खड़ा था कहीं, तो मेरे पड़ोस में, मेरे पास में पड़ोस में कोई घर में गाना बज रहा था, कोई बॉलीवुड सॉन्ग। तो वो गाना बज रहा था, तब तक मैं सिंगर नहीं था, 5 साल में पता ही नहीं था कि क्या करना है। तब तो सिर्फ शरारते, वो क्या बोलते हैं, चंटे बोलते हैं आप लोग, हम कंटे बोलते हैं, कंचे, वो खेलते थे। कोई सब माँ बाप बोलते थे कि भाई स्कूल भागो, और हम स्कूल से भी आगे भागते थे। तो ऐसा ही चल रहा था। तो इस वजह से वो गाना जैसे बजा, और फिर मैंने जैसे गाना शुरू किया, वो गाना सुनते 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 उनके साथ गाने लगा, तो मेरा साउंड और गाने का साउंड मिलने लगा। तो मिलने लगा तो मुझे एक कुछ अलग सा चमत्कार देखते हुए नज़र आया कि ये साउंड एक कैसे हो गया। उस साउंड को और इस साउंड को मिलाए तो फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बात है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, गाता हूँ, तो वो साउंड मिल रहा है। फिर मैं ताऊ जी के साथ, पापा के साथ गाना शुरू किया तो मेरे सुर निकलने लगे, हारमोनियम के सुर के साथ मेरा साउंड मिलने लगा। फिर ऐसे करके मुझे लगा कि मेरे अंदर एक गॉड गिफ्ट है, वो है सिंगिंग। तब से मुझे फिर स्ट्रगल करना पड़ा बहुत सारा, पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक में। तो मेरे उस्ताद पद्म श्री अनवर खान साहब मंगनियार, जो मेरे रियल ताऊजी है, तो उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा। और मेरे पापा उस्ताद न्याज़ खान साहब, उनसे मैंने सीखा। हालांकि न्याज़ खान साहब अभी नहीं रहे मेरे पापा इस दुनिया में, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। बट जो भी है, मेहरबानी मेरे पापा की मेरे ऊपर ज़्यादा रही है, जो कि हर अपने एक बच्चे पे होती है। तो पापा ने, फैमिली ने, और भी हमारी मंगनियार समाज के जितने भी जो लेजेंड्स लोग हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने में, और मेरी राजस्थान की जनता ने। जी, ये तो आपका बिल्कुल कामयाबी का जो सफ़र है और संघर्ष के दिन। लेकिन बचपन के कौन से ऐसे किस्से हैं, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, अपने माता पिता अभिभावक उनका रोल होता है, तो कैसे उनके साथ में आपका तालमेल बैठा? पहला दिन मंच पर कैसा था? पहला दिन थोड़ा तो नर्वस था मैं कि अब कैसे गाऊंगा, जैसे चीज़ें लोग, ऑडियंस को कैसे खुश कर पाऊंगा, जैसे ताऊ जी गा रहे हैं, जैसे पापा संभाल रहे शोज़ को। तो एक क्या ना, जोधपुर में रूपायन संस्था है, स्वर्गीय कोमल कोठारी जी थे, जो आई थिंक पद्म भूषण से सम्मानित थे जी, जो एक बहुत बड़े हमारे राजस्थान के नामी इंसान थे, जिन्होंने राजस्थानी फोक म्यूज़िक और हमारे मंगनियास लंगास के फोक म्यूज़िक को बहुत प्रमोट किया पूरी दुनिया में। जैसलमेर बाड़मेर से आगे दुनिया तक लाने में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। नहीं तो हम लोग अपने वहाँ पे एरिया में ही गाना बजाना हमारा करते थे, बाड़मेर जैसलमेर हमारे जजमानों के साथ। आज भी वो चीज़ चलती है, बट वो दुनिया तक लाने में कोमल कोठारी जी का सपोर्ट रहा है। तो वहाँ पे कुछ ऑडिशंस होते थे फोक म्यूज़िक के, सीनियर्स जूनियर्स आर्टिस्ट सब बच्चों के भी होते थे। तो मेरा भी वहाँ पे एक ऑडिशन होने लगा था, आई थिंक 2000 में, मुझे जहाँ तक याद है। तो वहाँ पे मुझे पापा ज़बरदस्ती लेके गए, जबकि मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, मैं छोटा था, 5-6 साल की एज में। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो मुझे वहाँ से मिला। जो आपने बोला कि कैसा आपको गाना बजाना करके शुरुआत करके कैसा लगा, तो तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर वो बात है। क्योंकि मैंने जब वो, उन्होंने, पापा ने बोला कि, मैंने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लिस्ट में नाम नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा नाम नहीं है। तो कुछ तो था, गड़बड़ होगी, नाम क्यों नहीं है। बट जब मैंने गाया तो मेरा ही सिलेक्शन हो गया आउट ऑफ इंडिया के लिए।
जो जहाँ पे हम एक टूर जाने वाला था पूरा, कि बच्चे चाहिए थे उनको 4, उसमें से जिनका लिस्ट में नाम था वो लोग तो गाए, पर जब मैंने गाया तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया विदाउट एनी लिस्टिंग। ये होता ना कि भाई ये बच्चे ही गाएंगे, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया अच्छा हो गया, क्योंकि क्या मैंने उम्र रही होगी आपकी तब? मेरी एज आई थिंक उस टाइम तो कुछ रही होगी 7-8 साल। 7-8 साल। हाँ, तो 10 साल की एज में कुछ तो ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया। अब इतना भी वो याद नहीं, बट हाँ म्यूज़िक 5 साल की एज से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ गा सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यही सब है दुनिया जो हमें देख रही है, हम लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे गाया, एक गाना मैंने गाया था, हाथ वाली बेटी कमली, हाथ वाली बेटी कमली, दूजा ने मत दे जो राज, हारी रे जोड़ी राज, हारी रे जोड़ी राज। अरे चाबी वालो छल्लो छोरा, चाबी वालो छल्लो छोरा, दूजा ने मत दे जो राज, हारी रे जोड़ी राज, हारी रे जोड़ी राज। तो ये जब गा रहा था तो सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि ये बच्चा कैसे गा रहा है, वाह 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 वाह, ऐसा हुआ। तो वो अंग्रेज लोग वहाँ आए हुए थे, एक डायरेक्टर, उनको वो चीज़ देख के बहुत खुशी हो गई, वाह। उसके बाद लोग तारीफ करने लगे, भाई तुम्हारा तो हो गया, तो पापा भी खुश हो गए। तो ऐसे करके जो भी शुरुआत हुई है म्यूज़िक में, माहौल बनना वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, जिनके साथ आप कंचे खेलते थे उन दोस्तों के बारे में ज़रा बताइए, संगीत से मंच पे आने से पहले का जो आपका सफ़र रहा, उनके बारे में कुछ यादें हैं? बहुत ही शरारती। मेरे दोस्त अगर पूरा गेम करके नहीं जाते, बीच में चले जाते, तो लड़ाइयाँ भी होती थी और रोना धोना भी होता था कि भाई तू मत जा, रुक जा, मतलब एक बचपना में होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ, मेरे ननियाल में, मेरे ददियाल में। मेरा जो गांव है वो है बैया, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, और जो ननियाल है वो है हरसानी गांव है, और वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। आज भी मैं जाता हूँ तो मेरे वो पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं। हम लोग अभी तो कंचे तो नहीं खेलते, बट क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं। उनके नाम लिए तो उनको भी अच्छा लगेगा ज़रा। हाँ, बहुत सारे नाम हैं, बट ज़रूर कुछ नाम हैं जो मेरे भाई भी है, भाइयों से मेरा बहुत प्यार है। मेरा भाई ज़हीर और हयात खान, इन लोगों के साथ भी ये मेरे बचपन के साथी भी रहे। और मेरे अंकल, एक चाचा हैं, उनका नाम फोटे खान है, वो भी है। और रोशन मेरे ताऊजी का बेटा है। और विक्रम सिंह हरसानी से मेरे दोस्त हैं। और भैया से भी मेरे जजमान हैं जो मेरे दोस्ती में आते हैं, काफ़ी लोग हैं। रोशन सिंह जी हैं, और कौन कौन है, बहुत सारे। मजीद खान एक दोस्त है मेरा हरसानी में, वो क्रिकेट के लिए जब भी मैं जाता हूँ तो फ़ोन आ जाता है कि भाई खेलो। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। अब कुछ नाम मैंने ले लिया, मुझे पता शिकायतें आ जाएगी और कि भाई मेरा नाम नहीं लिया ना, जी। और भी चलिए वो सभी को शामिल कर लेते हैं। मेरे जितने भी बाड़मेर जैसलमेर के दोस्त हैं, आप सब शामिल हो इसमें। तो आपका ननिहाल जो पक्ष है, वहाँ से ज़्यादा संगीत प्रबल रहा है, या कहाँ से आपका ज़्यादा जुड़ाव कहाँ से रहा है, पिता की तरफ से या माता की तरफ? देखो, लाड प्यार की बात करें तो दोनों साइड से मिला है वैसे तो, बट मैं रहा हूँ अपने ननिहाल हरसानी में। तो मेरे मामा लोग और नाना नानी ने मुझे बहुत वहाँ पे रखा, और मैं वहीं रहना पसंद करता था। और पापा और मम्मी का भी आना जाना ननिहाल में ज़्यादा रहता था, तो मैंने कहा मुझे नहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, आप लोग ही आना जाना करो, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैं जब 10 महीने का था, 10 या 12 महीने, 1 साल का था, तब से तो नानी माँ ने मुझे जब अपने पास रखा, तो मतलब इतना प्यार था ना, सच बता रहा हूँ, कि मेरे मामा जी बड़े हो गए थे, और काफ़ी टाइम बाद, मुझे नहीं पता फीमेल की बॉडी के बारे में, बट तो जब मैं उनके पास रहा तो उनकी आत्मा इतनी जुड़ गई कि मेरे लिए उनके आत्मा में वो एक होता ना कि मैं उनका दूध पीने लग गया, और उनको दूध आने लगा, लाइक एक वो बोलते हैं ना बच्चे को। तो वो प्यार देख के मुझे भी ऐसा फील होना कि मेरी माँ है, नानी माँ जो है, मेरे माँ और मेरे मामा वगैरह सब, मेरे भाई, मामा बोलता ही नहीं, आज भी नहीं बोलता मामा, तो उनके नाम से बोलने लग गया। और मैं अपने पापा को, उनका नाम नियाज़ खान साहब है, तो वो सब मामा और सब बोलते थे ना नियाज़ जी,
तो मैं भी नियाजी बोलने लग गया, और बेटा मैं तेरा बाप हूँ। तो ऐसे करके वो लगाव था ननिहाल से, तो मैं ननिहाल में ज़्यादा रहा। और उसके बाद से ददियाल में जब गया तो म्यूज़िक वहाँ पे मुझे परोसा हुआ, जैसे बोलते हैं ना, मिल गया। ताऊ जी और पापा और भी मेरे जो अंकल्स सब हैं, वो सब म्यूज़िक में रहे हैं, तो वहाँ से म्यूज़िक मिला, यहाँ से प्यार भी मिला, और सब कुछ ददियाल ननिहाल दोनों ने एक लेवल पे बराबर प्यार दिया। सब मुझे समझना है कि ये तो परंपरा का हिस्सा है, मंगनियार परिवार के अंदर आप आए और वहाँ लोग गए। आप लोगों का रियाज कैसे होता है? संगीत की क्लासेस लेते हैं, स्कूल लेते हैं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती। तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपके परिवार में किस तरह का कल्चर है, रोज़ आप कैसे रियाज करते हैं और कैसे मतलब वो पूरी जो विरासत है संगीत की वो बिल्कुल नई पीढ़ी तक आ रही है? देखिए, मैं ना आई थिंक जो चीज़ मैं समझाऊँ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लंगास मंगनियार में अभी तक वैसा प्रॉपर रियाज नहीं हुआ है। मतलब देखा जाए तो रियाज का मतलब एक अलग होता है, वहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ है। लंगास मंगनियार में माहौल क्रिएट हुआ है। रियाज होता है क्लासिकल म्यूज़िक में, वेस्टर्न म्यूज़िक में, वो होता है लिखा पट्टी वाली जो चीज़ होती है, जो आपको सुर लिखने पड़ते हैं, मीटर में चीज़ें होती है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ है, वो हुआ है बहुत पहले से। मतलब हमारे पास वो मतलब बोले ना कि जब भगवान का जब टाइम था, राम जी जब थे, मोहम्मद साहब जब थे, तब की बात हो सकती है। और जब तानसेन जी थे, तब की आप बात कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे माहौल क्रिएट हुआ है, वहाँ वहाँ जैसे लोगों ने म्यूज़िक को, कुछ लोगों ने किताबों में लिखा और हमारे पूर्वजों ने याद रखा ज़बान पे। तो तब से लेके जो हमारा रियाज़ करने का तरीका है वो सिर्फ़ और सिर्फ माहौल है। आज भी आप मुझे इस माहौल में कुछ गाने को बोलोगे तो ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो नहीं होगी, मेरे लिए भी और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अब चाहे मैं गाना वही गाऊंगा, लेकिन गाने का जो ढंग होगा, जो तरीका होगा, जो इसकी उठाक होगी, वैसा नहीं होगा जो लिखा हुआ कि भाई अलबेला सजन आयो रे। दिस इज़ क्लासिकल म्यूज़िक। ये एक चीज़ बनी हुई है और हम लोग अगर इसको शुरू करेंगे अलबेला सजन आयो रे, मतलब ये थोड़े क्या बात, हमारे अलग अलग तरीके से चीज़ें आ जाती। जैसे अभी अलबेला सजन आज जो मैंने भी गाया वो क्लासिकल थोड़ा मिल रहा है, बट इसको फोक, अभी किसी और फोक गाने को भी हम गाएंगे, जैसे केसरिया बालम आवनी पधारो म्हारे देश, तो हम लोग गाएंगे। उसमें भी बहुत अलग अलग रंग है। केसरिया बालम आवनी रे पधारो म्हारे देश। तो अब ये पधारो म्हारे देश राजस्थान के किसी भी आर्टिस्ट से आप सुनेंगे ना, तो आपको अलग अलग रंग मिलेगा। तो ये है माहौल वाली सिंगिंग। ये लिखी हुई या समझी हुई सीखी हुई चीज़ नहीं है। ये है जितनी भी सीखी है उतना हमें पता है कि हमारा घर कौन सा है, हमारा रास्ता कौन सा, हमारी गली कौन सी गली से गुजरना है, हमें घर तक पहुंचना है। बट द थिंग इज वैरायटी है हमारे म्यूज़िक में। तो ये हमारा पूर्वजों ने यहाँ से रियाज स्टार्ट किया था। तो पहले जब दूरी होती थी ना आपस में, जब खेती बाड़ी में हो या अपने घरों में हो, जब फ़ोन नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, तो एक दूसरे को बुलाते थे। जब किसी के घर पे जवाई आ गया है तो बुलाने का जो तरीका था उनका, वो पुकार जैसे विशाल जी कहाँ हो आप,
हमारे घर पे बहनू जी आए हैं तो ऐसे करके है मोरा साजन घर आया, तो ये गाना बन गया या म्यूजिक यहाँ से क्रिएट होने लगा जहाँ तक मुझे पता है जी। तो ऐसे करके हमारी चीज़ें फिर चलती आई और आज भी मुझे यही पसंद है रियाज। मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो जितनी भी मैं रिहर्सल्स करके जाऊँ वहाँ जाके ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता कि पब्लिक बोलती कि वाह ये तो नया हो गया। तो हमें लगा ये तो हमारे लिए तो मतलब पुरानी चीज़ है कि करते रहते हमेशा माहौल बनता रहता है। दिस इज़ गॉड गिफ्ट। जब आपके मांगनियार्स में सभी तरह के जो भी गायक हैं, पद्मश्री आपका अपने नाम लिया अनवर खान साहब का और मामे खान साहब और तमाम जो लोग हैं, एक संगीत प्रेमी होने के नाते सभी की आवाज़ें सबको अच्छी लगती हैं। क्या आप उस तरह से फ़र्क कर पाते हैं, आप या कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे अलग आपकी आइडेंटिटी हो, कुछ पहचान हो? क्योंकि लय और जो उतार चढ़ाव जिसा आपने बताया कि वो तो लगभग सा एक लोक कलाकार का स्टाइल एक ही होती है। आवाज़ की जो डाइवर्सिटी है उस पे कैसे आप काम करते हैं, कैसी पहचान आप रखते हैं? उससे मेरा ऐसा मानना है कि आपको सिर्फ फिर वहाँ पे सिंगिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपने अंदर बहुत सारी वैरायटी लानी होगी, चाहे आपकी सिंगिंग स्टाइल हो। उसमें आप अगर एक जैसा ही गाना गाओगे, एक जैसी वॉइस बना के टोन क्वालिटी वैसी बना के गाओगे तो फिर वो कॉपी लगेगा, वो एक जैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग रियाजेस होते हैं, ठीक है। जैसे अब के जरिया हरगी झोंकरो आयो रे बन के मारो मेहमान, दिस इज माय फोकस्ड स्टाइल। अब इसको मैं अब मेरे पास कुछ और ऑफर आया कि भाई आपको ये गाना इस तरीके से गाना है, तो मेरे पास वो मेहनत होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए कि आप अपने आप को वर्सटाइल सिंगर बना के रखो, ताकि कोई भी ऑफर काम फील या आपके काम की बात तो अलग होगी, आपको किस चीज़ में खुशी है। अगर मैं सोनू जी को मैं उनका गाना सुन रहा हूँ, सोनू निगम जी का, तो मुझे उस गाने को सुनने के साथ साथ मैं अगर खराब गा रहा हूँ तो वो दुनिया को भी खराब लगेगा। तो मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। क्या दिस इज डिफरेंट वॉइस ऑफ माइंड। तो ये तैयारी होती है। तो बाकी आपने जो नाम लिए अनवर खान साहब, मामे खान साहब, गाजी खान साहब, और भी हमारे जो सिंगर्स है कोटले खान साहब, हयात मेरा भाई जो भी अभी शुरुआत कर रहा है, वो आ रहा है मार्केट में बहुत अच्छा। वो भी आवाज़ें जो हमारी है काफ़ी मिलती जुलती है, बट हमारे पूर्वजों की आवाज़ भी हमारे से मिलती थी और कुछ डिफरेंट भी आवाज़ें थी। बट अभी जो क्या है ना कि आप लोगों ने जो सुनी है या पब्लिक ने जो भी सुनी है अभी तक, वो 4-5 आवाज़ें बाहर ऐसी गूंज रही है। अभी ऐसी आवाज़ें भी है जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, वो आना बाकी है। वो मैंने वो बोला ना कि आप सिंगिंग तक रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ। तो वैरायटी सिंगिंग में नहीं, वैरायटी आपके काम में, आपके उठने में, जगने में, जो डिसिप्लिन लाइफ है उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ गाना है। सोशल मीडिया का ज़माना है आज, तो कैसे भी आगे बढ़ सकते हो। आज अभी लोग आगे काफ़ी बढ़ रहे हैं हमारी समाज के। मोती खान हो गए, जसू खान हो गए, और भी जसू एक सिंगर है जसू खान, सरवर खान, सरताज खान, बहुत सारे युवा पीढ़ी है जो फीमेल सिंगर्स हैं वो कम आ रही हैं। फीमेल सिंगर ये भी अल्लाह जिला भाई, जिन्होंने केसरिया वो तो किया, बट अभी बहुत कम आ रही है। बट अभी क्या है ना कि जो बाहर के है ना, जो समाज से नहीं है, वो फीमेल सिंगर बहुत प्रमोट हो रही है, आ रही है। तो ये समाज वालों को सोचना चाहिए कि भाई हमारी बेटियों को भी हमें इतना मौका देना चाहिए। तो सब मिलके सोचेंगे तभी होगा, क्योंकि एक जना कोई भी वहाँ करने लगता है तो डरता है बेचारा अपनी वो इज्जत से, शान से, मान से। अब मुझे लगता है कि इज्जत, शान, मान ये कहाँ किस चीज़ में होना चाहिए, ये हमें सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर चीज़ में मान सम्मान लेके बैठ जाते हैं, तो फिर वो उसके शिकार हमारे बच्चे ही होते हैं और कोई नहीं होता। तो वो हो रहे हैं, झेल रहे हैं कुछ चीज़ें, वो खुद भी समझ रहे हैं अब बाहर का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है,
तो मैं दुआएं करता हूँ कि वो रास्ता उनको, हमारी जितने भी जो लोग हैं वहाँ के और जहाँ के भी लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग जो ऐसी चीज़ों में, सिचुएशन में फंसे हैं, वो ज़रूर बाहर निकलेंगे। धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही है, दिख रही है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें बच्चों के साथ सही होगी। आपके मुंबई का पहला सफ़र वो कैसा रहा, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन हुआ, इंडियन आइडल में भी आप पहुँचे, और पहला दिन मुंबई में? मैं एक जोधपुर में कोई लोकल वेडिंग में शो करने गया था किसी ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे मुझे एक राम दयाल जी करके एक बंदा मिलता है। तो मैं छोटा था, कुछ 17-18 साल, अभी भी हाँ इतना ही। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, क्यों ना आप ऐसे रियलिटी शोज़ में ट्राई करिए, इंडियन आइडल आ रहा है, सारेगामा आ रहा है। तो मैंने बोला भाई ये क्या होता है, मैंने कभी सुना ही नहीं इनके बारे में, क्योंकि घर में टीवी नहीं थी। हालांकि पापा ने बाकी चीज़ों में कोई तकलीफ ही नहीं आने दी, बट कुछ होती वजह, टीवी भी नहीं रखना घर में, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसी सोच थी पहले, या फिर थोड़ी बहुत पैसों की भी कमी थी स्टार्टिंग में, तो देख नहीं पाए ये चीज़ें कि भाई रियलिटी शोज़ भी आते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2010-9 की, तो सब कुछ आ गया था। तो उसके बाद से उन्होंने बोला कि ऑडिशन दो, तो मैंने बोला ठीक है मैं ऑडिशन दूंगा। तो ऑडिशन की एक लैंग्वेज बनी हुई थी हमारे वहाँ, इंटरव्यू की लैंग्वेज जो बनी हुई थी कि आपको आउट ऑफ इंडिया के लिए इंटरव्यू देना होगा, जाएंगे बढ़िया फ्रांस में शोज़ करेंगे, तब लोकल शोज़ बहुत करते थे आउट ऑफ इंडिया में। तो मुझे भी वही था कि ऐसा ही कुछ होगा, लोग लेके जाएंगे, शो कराएंगे, वापस घर आ जाएंगे। तो जब मुझे पता चला कि ये इंडियन आइडल का शो है, तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि तो मैं सबको ले जाता हूँ, फिर मैं अकेला क्यों जाऊँ, मेरे घर वालों को ले जाऊँगा। 2-4 मैंने अपने म्यूजिशियंस को बुक किया, अपने साथी कलाकार जो थे, एक भी सब अच्छा कर रहे। बाबू खान जी सिंगर थे, वो नहीं रहे, मेरे कज़न चाचा में थे, पापा के कज़न ब्रदर। सो उसके बाद रजब अली खान अभी अच्छा कर रहे हैं, देव खान करताल प्ले थे उसमें, वो भी अच्छा अभी कर रहे हैं अपना काम। और ये हम चारों लोग थे, तो गए थे उदयपुर ऑडिशन देने, तो बहुत अच्छा लगा। जजेस नहीं, वो साइलेंट ऑडिशन हुआ, उसके बाद साइलेंट में हमने अच्छा गाया मैंने। उसके बाद जब हम अहमदाबाद बुलाए गए, तो जब वहाँ पे जजेस राउंड था, तो जजेस राउंड के सामने मैंने गाया, तो बहुत खुश हो गए सब। ग्रुप था, एक हारमोनियम पे था, एक ढोलक पे, एक खड़ताल पे, तो सब खुश हो गए। तो सलीम मर्चेंट सर उठे, उन्होंने जैकेट पहना दी मुझे अपनी गिफ्ट, पहली गिफ्ट लाइफ की 2010 में। उसके बाद अन्नू जी खुश हो गए, सुनिधि मैम भी डांस करने लगी, खुश हो गई। तब उन्होंने बोला कि भाई चार लोग तो वहाँ अलाउड नहीं होंगे, ये शो सोलो सिंगर का है, तो किसी एक को आना पड़ेगा, तो आप लीड सिंगर आप ही, तो आप ही चलो हमारे साथ। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं आ सकता, मैंने ये बोल के तो इनको मंगाया नहीं है। मेरी तो वाट लग जाएगी। तो फिर बोलते हैं कि ऐसा काम करते हैं, सबको एक एक करके सुनते हैं हम। मैंने कहा बिल्कुल चलेगा। मेरा तो भाई, हमारा वो एक इमोशनल जो बॉन्ड है बन जाता है, तो भाई पहले ऐसा ही था, बिकॉज मेच्योरिटी नहीं थी कि भाई क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। टू बी ऑनेस्ट ये बात सच है कि मेच्योरिटी नहीं थी। तो सबको सुना, तो फिर मेरा थोड़ा उनको यूनिक लगा, बाकी सब भी कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो उनको लगा कि आप ही अब हमारे दिमाग में पहले ही जब आपने गाना गाया बैठ चुके हो, तो आप ही आओ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सबने बोला कि भाई आप जाओ, हम लोग आपके साथ हैं। तो आज भी उनका सपोर्ट, आशीर्वाद सब मिलता है। तब से इंडियन आइडल में मेरा सिलेक्शन होता है। तो जब मैं पहली बार मुंबई के लिए ट्रेन में बैठता हूँ, जोधपुर से मुंबई, तो बड़ा अच्छा फील होता है, अकेलापन भी फील होता है, डर लगता है कि भाई घर से बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होना वहाँ पे, ऑडिशन में अकेले बुलाया है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। बट जब पहुँचा मुंबई शहर, देखा तो बड़ा अच्छा लगा, म्यूज़िकल माहौल, वहाँ दुनिया भर के सिंगर्स आए हुए थे। तो उसी बीच में जब फोक गाने गाते 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 चीज़ें हुई कि भाई अब फोक के अलावा आगे बढ़ना है, तो फिर अपन को बॉलीवुड भी गाना पड़ेगा। तो मैंने बॉलीवुड सीखा वहाँ पे, बहुत मुश्किलें आई। मैं पहले जब मुझे गाने मिले,
मैंने गाने उनको लिस्ट दी कि भाई ये गाने मैं गा सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे उनमें से कुछ निकाल के दिए कि भाई ये गाओ। तो एक गाना था आंखों में तेरी, आंखों में तेरी। तो वो गाना मैं जब मुझे दिया गया तो तब तक मेरा स्टाइल नहीं बदला था, राजस्थानी टोन। तो मैं जब उसको गाने लगा तो ऐसे गा रहा हूँ जैसे राजस्थान में दौर पे बैठ के गा रहे हैं हम। तो वो बोल रहे क्या कर रही है, ये गाना ऐसे नहीं, इस गाने का कुछ अलग वजह है, इसकी अलग फीलिंग्स है। तो मैं गा रहा था आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, दिल को बना दे दो दंग सारे तेरी। ये स्टाइल कुछ गानों के लिए अच्छी है, जो हमारी स्टाइल है वो अपने गानों में बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने इसको सीखा, वहाँ मेहनत की। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ऐसा कुछ फील दिया। कौन आपके गुरु मिले वहाँ पे? वहाँ पे एक हमारे वहाँ पे टीचर थे इंडियन आइडल के टाइम, मुकेश परमार जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। अदरवाइज वो सीज़न सुपर हिट होता ही नहीं। इतना सुपर हिट हुआ कि वो उसके बाद जब मैंने ये स्टाइल छोड़ के जब गाया, ये तो मैं मुकेश जी के आगे गा रहा था ऐसे फोक स्टाइल में, उन्होंने बोला तुम्हारी वाट लग जाएगी, तुम बाहर किए जाओगे शो से, मत करो ऐसा। मैंने कहा सर बताओ कैसे करें। फिर उन्होंने मुझे बारीकी से सिखाया कि जैसे ये गा रहे तुम्हें तो पता साउंड मिलाना आता है तुझे, तो मिलाओ, ऐसे फीलिंग्स भी मिलाओ। फिर मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से गाया, समझा उसको। फिर सुनिधि मैम की आंखों में आंसू थे कि तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो अपने आप को 2 दिनों में। मैंने कहा यही तो हमारी वो देन है ऊपर वाले की। तो सब खुश हो गए, जजेस खड़े होके हग किया, ताली बजाई। तो वहाँ से मेरा इंडियन आइडल का उनको ट्रस्ट होगा कि ये बंदा कुछ भी चेंज कर सकता है अपने आप में, वो एक इसमें तड़प है, वो भूख है, वो कर सकता है। फिर मैंने अलग अलग तरह के गाने गाए। हालांकि मेरा वॉइस उस टाइम क्या हो रहा था कि यंग से थोड़ा उसमें आ रही थी, ओल्ड में, उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से चेंज होती है ना वॉइस अपनी 17-18 की एज में, 16 मेच्योर हो रही थी। हाँ, तो तब गला बहुत फट रहा था, बहुत ही खराब। लाइक फिर भी मैंने मैनेज करके वो टॉप 4 तक मैं पहुंचा। उसके बाद से बहुत प्यार मिला और काफ़ी प्लेबैक्स भी मिले, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ आज विशाल जी। सच में वो सब स्ट्रगल रहा है जी। अमूमन ये कहा जाता है जो रियलिटी शोज से निकलते हैं कलाकार, अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो बहुत कम लोग हैं जो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। अदरवाइज कई ऐसे कलाकार हैं जो उन्होंने इंडियन आइडल या इस तरह के सिंगिंग कंपटीशन में विनर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी वो उस तरह से मेन स्ट्रीम म्यूज़िक के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन उस रूप में नहीं आ पाया है। तो क्या उसके पीछे आप वजह देखते हैं? क्या लॉबिंग है या मेहनत कोर जो जिसको कहते हैं कि और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, या थोड़ा सक्सेस का थोड़ा सा दिमाग में चढ़ जाता है? क्या रीज़न है कि रियलिटी शो से टैलेंटेड तो सब लोग होते हैं, वहाँ पे जो आते हैं टॉप 10 के अंदर, एक एक को सुनिएगा टीवी पे तो एक एक की आवाज़ से आपको प्यार हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, इतनी इंडस्ट्री के अंदर वो इतना सक्सेसफुल नहीं होते। देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी प्लेबैक सिंगिंग के लिए, अभी काम आ गया दोस्ती पे। अब दोस्ती पे और कंपनी पे। कंपनी में अगर आपने किसी सिंगर को साइन कर लिया तो आपको वो प्रमोट करने में पूरी अपनी ताकत लगाएगा, जोर लगाएगा, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, जो कि वो अपनी जगह सही है। अब वो सिंगर भी बेचारा क्या करे। और बात आ जाती दोस्ती पे, तो जब अब आज मेरे आप अच्छे दोस्त हो, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो भी रियलिटी शोज़ के सिंगर्स हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि रियलिटी शो से सिंगर नहीं बने, अरिजीत भी बना है वहाँ से, और श्रेया जी भी बनी है, और सुनिधि मैम भी वहाँ से आई है, सोनू निगम जी भी आए हैं, सारे लोग आए। बट द थिंग इज़, अभी की अगर बात करें जो रियलिटी शो से इतने सारे सिंगर्स आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना काम तो कर रहे हैं, बट बात अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की करे तो वो भी कंपनी में प्रोड्यूसर्स के आगे कुछ बोल नहीं पाते। अब प्रोड्यूसर्स को क्या है ना कि भाई ये चीज़ अच्छी लग गई, आज मेरे सामने मेरा सिंगर अच्छा गा रहा है, तो दोस्ती यारी में मैं इसको फ़ोन करके बोल दूंगा विशाल भाई इससे गवा लो गाना,
तो आजकल ये भी चीज़ें चल रही है एक दूसरे के नेटवर्किंग सपोर्ट में, हाँ नेटवर्किंग की वजह से। तो ये चीज़ भी लोगों को, सिंगर्स को ध्यान देनी चाहिए कि अगर इस सिस्टम से दुनिया अभी फ़िलहाल चल रही है तो हमें ऐसा भी चलना चाहिए। जो जो सिंगर्स नहीं कर पा रहे, पहुंच पा रहे, हमें किसी से वैसा नहीं कि आप हमारी तरफ से दुनिया अपनी बदलो, ब्लेम नहीं है किसी पे कोई। बट एक चीज़ है कि अगर 3-4 लोगों से आप गवा रहे हो इंडस्ट्री में, 5-6 लोगों से, मान लो सुखी पाजी ने राज किया, लता जी, आशा जी की तो बात छोड़ दो, वो तो लेजेंडरी, उन्होंने तो माहौल पूरा अलग ही बदला। सोनू जी है, सोनिधि जी है, अरिजीत गा रहा है अभी, और भी काफ़ी सिंगर्स हैं। अब जैसे रैप की दुनिया में हनी पाजी है, बादशाह, बहुत सारे सिंगर्स। तो उनके अलावा भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। हमारे दोस्तों को, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर जो भी इन्वेस्ट करते हैं मूवीज़ पे, उन सबको आगे आना चाहिए। हालांकि मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, ऐसा भी नहीं कि इंडस्ट्री ने मुझे काम नहीं दिया, काम दे रहे, आज भी कर रहा हूँ। अभी मैं खुद अपने खुद के ही गाने में अभी बनाने लग गया हूँ। और तो ऐसे करके मुझे लगता है कि जितना हम लोगों तक पहुँचेंगे उतना काम मिलेगा, चाहे वो कोई भी रियलिटी शो से सिंगर बाहर हो। बाकी तो यूनिकनेस भी चलती है, जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता ही है, वो बिकता भी आगे, वो आगे काम भी करता है। तो मैं उन सब सिंगर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके यूनिक करो, बाकियों से अलग करो, तभी मज़ा आए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं काफ़ी, हमारा यूथ है, हमारे साथ में जर्नलिस्ट हैं और सभी आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, तो फ्लोर को ओपन करते हैं ज़रा। जी हाँ सर, मैं सौरभ। लगातार 2 दिन से अपनी बात हो रही है। मैं बस एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन आइडल के आपके सब कंटेस्टेंट थे आपके सीज़न के, उनसे बात होती है? कहाँ है वो आजकल? और कैसा कर रहे हैं वो लोग? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इंडियन आइडल के मेरे जो भी दोस्त सिंगर्स थे मेरे साथ, उनसे मैं अभी भी टच में हूँ और बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। जैसे श्री राम चंद्रा, उन्होंने भी प्लेबैक किया। जैसे उनका गाना आया था बलमा ओ बलमा तेरा सुभान अल्लाह, वो श्री राम ने गाया था। और उसके बाद शिवम पाठक, जिन्होंने खलबली गाया था, और वो एक दिल एक जान, और एक है भूमि त्रिवेदी, उससे भी टच में हूँ, जिन्होंने राम चाहे लीला चाहे गाना गाया था। और देखो, मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। और राकेश मैनी मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी बहुत अच्छे प्लेबैक कर रहे हैं और लाइव शोज़ में बहुत सबसे टॉप पे, हम सबसे आगे हो। और भी शशि सुमन मेरा अच्छा दोस्त है, और वहाँ की एक और दूसरे सीज़न 4 में थी चारू सेमवाल, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो भी अच्छा कर रही है। बहुत सारे दोस्त हैं मुंबई में। किस बॉलीवुड एक्टर के लिए आप गाना चाहते हैं और क्या गाना चाहेंगे? और गा के सुनाइएगा प्लीज़। वो तो बॉलीवुड एक्टर जब फिल्म बनेगी तब बोलेगा कि उसके लिए क्या चाहिए गाना। ऑब्वियसली ऐसा कोई सपना नहीं है, बट जिनको रिक्वायरमेंट होगी मेरी वॉइस की, तो मैं हर एक एक्टर के लिए गाना चाहूँगा जो बॉलीवुड में है। और मेरा ऐसा कोई चॉइस नहीं रही अभी, क्योंकि मैंने आमिर खान साहब के लिए गा लिया है, संजय दत्त सर के लिए गा लिया है, और वो भी राजकुमार हिरानी जैसी बड़ी फिल्म। बट ये है कि ज़रूर शाहरुख खान साहब के लिए है कुछ चॉइसेस मन में, वो है, और सलमान भाई, और भी सारे लोग हैं। बट जिनके साथ भी मौका मिलेगा मैं खुश हूँ, और नहीं भी मिलेगा तो बहुत खुश हूँ, कोई बात नहीं। ठरकी छोकरो, ये गाना मिला कैसे आपको आखिर? ठरकी छोकरो इंडियन आइडल का एक एपिसोड चल रहा था, 3 इडियट्स के प्रमोशन पे जब ये लोग आए थे, तब मुझे मिला था ये ऑफ़र। जब राजकुमार हिरानी जी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे वैसे तो नंबर वगैरह लेना अलाउड नहीं था, बट वी आर राजस्थानी, जुगाड़ू हम अपना रास्ता बना लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो मैंने वहाँ से नंबर लिए, बट फिर हाय हेलो गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, ये सब चलता रहा। उसके बाद उनके सामने मैंने गाया था, अदरवाइज़ वो भी नंबर मैं नहीं लेता, नहीं देते वो, बिकॉज बहुत बड़े डायरेक्टर है वो, और वो अपना बिज़ी रहते हैं अपनी चीज़ों में। तो मैंने उनके सामने गाया था, ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या करना रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आ जा रे। तो मैं यो थोड़ा अलग अलग वैरायटी में गाना गाया। इसमें 2-3 सिंगर है, सुखी पाजी भी है और उदित जी है।
तो हर संत कहे, साधु कहे, ये सुखी भाजी, आ जा रे आ जा रे, ये उदित जी। तो ऐसे करके गाया, तो उनको लगा कि वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा सिंगर है, नंबर दिए और टच में रहे। तब उन्होंने मुझे बुलाया घर पे कि स्वरूप भाई आ जाओ, बैठते हैं, कुछ म्यूज़िक। मैं भी एयरपोर्ट पे था, क्यू में कहीं खड़ा था, मैंने क्यू वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा राजकुमार हिरानी जी का कॉल। मैं जब गया तो पता चला कि ढर की छोकरो एक गाना है, और मैंने कहा यार सर आपका गाना, तो मुझे लगा ऐसे ही सुन रहे होंगे कहीं प्राइवेट इवेंट में कहीं डालेंगे या। फिर बोला कि ये पीके फिल्म में बना रहा हूँ, आमिर खान, संजय दत्त, सुशांत सिंह जी राजपूत थे और अनुष्का शर्मा। तो इनकी कास्टिंग है और ये फिल्म है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, चमत्कार हो गया मेरी लाइफ में, पीके जैसी बड़ी फिल्म। तब मैंने ये गाना गाया, तो अजय अतुल जी का बहुत अच्छा म्यूज़िक है, सोनन करकरे जी का लिरिक्स है, और फिर गाया तो चमत्कार हो गया। लाइफ में बहुत प्यार मिलने लगा, काफ़ी शोज़, काफ़ी नए लोगों का ट्रस्ट जो जागना चाहिए था मेरे पे, वो जाग गया कि भाई इज़ प्लेबैक सिंगर, ये कर सकता कुछ। तो फिर वहाँ से घर की छोकरों मिला। और क्या रिएक्शन था आमिर खान का, संजय दत्त का इस गाने के बाद मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हुई दिल्ली में, जब हम प्रमोशन पे गए थे, तो तब आमिर खान साहब वहाँ थे, तो उन्होंने मुझे हक किया कि वाह क्या गाया आपने, और ये वाह आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आमिर खान साहब ने खुद गले लगाया। ग्रेट ग्रेट। मैं सर को हैंड ओवर करूँ इससे पहले, घूमर वाला अगर आप गा पाए, क्योंकि हम सबका फेवरेट है और बहुत डिमांड थी। घूमर रमवाने आप पधारो सा, घूमर रमवाने आप पधारो सा, आओ जी आओ घूमरड़ी खिलवाने, पधारो सा घूमरड़ी खिलवान, पलम थारू घुरन घुरावे, ओ घबरावे मन में भावे मारो, बदिलो भवन मन भाव, चमक छम बाज पायल बाज भाई सखेल, चमक झमक घुघरा बाजे, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने। अरे घूमर 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 घूम रे, घूमर 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 वैसा घूमर घूम रे। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आर्टिस्ट जो बहुत छोटे शहरों से या गांवों से निकल कर जाते हैं तो सुनते हैं कि शहरों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकले हैं, मुंबई तक पहुंचे हैं, ऐसा कोई मोमेंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा हो, जो आपको आज भी याद आता हो आपकी इस पूरी जर्नी में? देखिए लाइफ में तो मुझे लगता है कि हर रोज़ जब उठते तब स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एक मुकाम तक पहुंच के आपको फिर आराम की ज़िंदगी मिलनी है, ऐसा नहीं। क्योंकि बॉलीवुड शहर हो चाहे कोई भी शहर, वहाँ जाके हमें जब सक्सेस मिल जाती है तब भी उतनी ही मेहनत करनी है, और जब नहीं मिलती है तब भी उतनी मेहनत करनी है। तो बात यह है कि मेरे साथ जो लाइफ में चीज़ें हुई है, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है, काफ़ी चीज़ें मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, आज भी कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में कुछ सीखना हो, चाहे और भी म्यूज़िक सीखने का लोड होता है कि भाई आज मैंने इतनी पब्लिक को खुश किया है तो क्यों ना मैं इनको भी खुश करूं, तो ये सब लोड रहता है। तो इसके लिए भी स्ट्रगल बोले तो सीखने मेहनत की बात कर रहा हूँ, तो हर चीज़ में स्ट्रगल। मुझे लगता है कि जैसे विराट कोहली ने एक बात बोली थी ना कि स्ट्रगल वो करते जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होता, जो रोड पे होते हैं, तो वो उनकी बात बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ कि वैसे स्ट्रगल हमारे लिए तो, अगर हम लोग कहीं सही जगह है जहाँ पे हमारे पास खाना पीना रहना करना है, तो मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हो बेस्ट है। अब उसको भगवान कब अपने हाथों से छुएगा वो भगवान जी जानते हैं, उसको बोलते हैं तरक्की। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट थी, क्योंकि आपने अब तक इतने गाने गाए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपके लिखे हुए या गाए हुए गानों में, और वो अगर आप थोड़ा सा हमें सुना सकें प्लीज। मेरे सारे फेवरेट हैं, क्योंकि मैं सारे गाने
वही सोच के बनाता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा आपके दिल से जुड़ा हुआ हो, सबसे। जी। तो अभी एक पहले मेरे जितने भी गानों की आपने जो बात की उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक अभी गाना आने वाला है, आई थिंक इसी महीने रिलीज़ करूँगा मैं। तो उस गाने का नाम है मायरा एक रीत। तो जब रिलीज़ होगा तो मैं जब जयपुर आऊँगा प्रमोशन के लिए, तब यहाँ आऊँगा, तब मैं आपको वो गाना ज़रूर सुनाऊँगा, क्योंकि अभी अनरिलीज़ है। बट उसकी तैयारी हो चुकी है, शूट हो चुका है बड़े लेवल पे, इसलिए मैं जयपुर में हूँ आज, कि उसका शूट भी था, एडिटिंग अभी चल कुछ रही है। राजस्थानी रिचुअल्स परंपरा उससे जुड़ा हुआ ये गीत है हाँ, क्या? तो ये जो मायरा एक रीत है गाना, हमारा जो भाई बहन का जो प्यार है, तो भाई बहन के प्यार में बाकी लोग सब गिफ्ट ले जाते हैं इंडिया में और हर पूरी दुनिया में, कि भाई बहन के घर पे शादी है, बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं। तो उस गिफ्ट का उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, और हम राजस्थानी क्रेडिट चाहिए। हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं हमें चाहिए कि भाई ये मैंने की है। चाहे वो बहन का घर हो, चाहे बाप का घर हो, या किसी का भी घर हो। तो वो एक वैसा गाना है कि बहन के घर पे भाई मायरा लेके जा रहा है। तो ये बड़ी प्यारी रस्म है, और इस रस्म पे गाना है मायरा एक रीत। तो मायरा एक रीत इसी पे ही है कि जब बहन के घर पे शादी होती है तो गहने, हीरा मोती, जेवर ये सब लेके उसका जो भाई है बहन का, वो अपने भांजों के लिए ऐसे गिफ्ट ले जा रहे हैं। तो तब बहन उसके वेलकम में बहुत सारी तैयारी करती है, महफिलें लगाती है, सबको बोलती है कि भाई मायरा की रस्म तो होगी, क्योंकि उसका भाई आ रहा है और उसको भी चाहिए कि भी मेरे भाई को प्यार मिलना चाहिए मेरे ससुराल में। तो ये एक दूसरे का सम्मान है, प्यार है, और इसी पे गाना बेस है। और बहुत सारे इसमें अच्छी सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसको मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही कंपोज किया है, और मैंने खुद गाया है, और भी मेरे काफ़ी इसमें लोगों ने काम किया है। भाव्या दुबे एक है, इसमें प्रोग्रामिंग की है इस गाने की। और अभी मैं मार्स म्यूज़िक के साथ इस गाने को रिलीज़ करने वाला हूँ बहुत जल्दी। और मार्स म्यूज़िक लेबल मेरे दोस्त कमल खरबंदा का ही है, तो हम लोग सब मिल के करने वाले दोस्त हैं, और अभी जल्दी रिलीज़ होगा। डिजिटल पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आप रखी है फिल्मों के साथ साथ, ये क्या कोई बैकअप प्लान है या सॉरी पैरेलल हो रहे हैं? रिपीट करें। जी, डिजिटल पे आपकी प्रेजेंस आपने बढ़ाई है यूट्यूब पे, और आपके जो पर्सनल आप एल्बम वगैरह कर रहे हैं, तो बॉलीवुड के साथ साथ ये जो आप कर रहे हैं अपना पर्सनल काम भी या स्टेज शो भी, तो ये सब बैकअप प्लान का हिस्सा है या चल रहा है सिलसिला, आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे मौके बन रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है कि आपका काम, एक होता है इनका काम, एक होता है मेरा अपना काम। तो अब आप जो चीज़ कर रहे हो वो इसका मतलब ऐसा मानो कि मैंने बॉलीवुड में जिनके लिए भी गाने गाए अभी तक, जी, वो उनके आइडियाज़ थे, वो उनकी सोच थी। अब मैं अपनी सोच से क्या म्यूज़िक दे सकता हूँ अपने राजस्थान को, अपने हिंदुस्तान को, इसलिए मैं खुद का क्रिएट करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आने लगा है कंपोज करने में म्यूज़िक, क्योंकि आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ गाना बना रहे हो, कुछ ऐसा गाना जो अमर रहने वाला है। आप सोच रहे हो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, लग जा गले हम आज भी सुनते हैं सब जहाँ भी जाते हैं, और भी ओल्ड किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, तो ये भी किसी ने सोची हुई चीज़ है। तो हम लोग वैसा नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ अलग अपनी चीज़ रखेंगे, तो 50 साल बाद हमारे पोते बोलेंगे हमारे दादाजी ने क्या बना दिया। सर, मेरा नाम लकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि आपका बॉलीवुड में एज अ राजस्थानी क्या एक्सपीरियंस रहा है? बॉलीवुड में एज राजस्थानी हाँ, बढ़िया स्वैग वाला रहा है मामला अभी तक, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारी राजस्थानी पगड़ी को। इसलिए पगड़ी की बात करूं तो बॉलीवुड नहीं, पूरी दुनिया इसको सम्मान देती है। तो ये मेरा एक वो रहा कि भाई स्वरूप मीन्स एक तो बुलंद वॉइस, वाह थैंक यू, गला खुलेगा अब। कॉफ़ी ऊपर से पंजाब केसरी लिखा हुआ। लोगों ने वॉइस के साथ साथ राजस्थानी होने का बहुत मुझे फ़ायदा हुआ एक्चुअली, उस चीज़ को भी लोगों ने प्यार दिया। आप उम्र के इस दौर में यूथ आइकन भी हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना बनता है, क्योंकि हमेशा सक्सेस मिलती रहे ये भी ज़रूरी नहीं होता।
कभी ऐसा हुआ है कि खुद पर थोड़ा सा भरोसा डगमगाया हो आपका, और कैसे आपने खुद को संभाला हो? सक्सेस की बात करें तो हमेशा मिलती भी नहीं है, पहली बात तो मुझे लगता है, क्योंकि वो कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। मामला जो डगमगाने की जो आपने बात बोली कि जहाँ पे मैं काफ़ी हिला हूँ कुछ चीज़ों से, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं म्यूज़िक सक्सेस की बात करूँ तो वो तो आती जाती रहेगी, वो उसके लिए भी मैं थोड़ा डरा हूँ, घबराया हूँ कि भाई मुझे अभी वैसा म्यूज़िक क्रिएट करना पड़ेगा जो दुनिया को उस लेवल तक समझ में आए जो आजकल और पब्लिक चाह रही है। तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहा हूँ, नॉट लाइक बीमार वाला डिप्रेस्ड, वैसा कि यार कब होगा रिलीज़, कब करूँगा। इस वजह से मेरे और भी गाने एंग्जाइटी, हाँ कि कब होगा, जल्दी करूँ, पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे एक डर आते हैं ना ख्याल एंग्जाइटी वाले जी। कि भाई जल्दी रिलीज़ हो हमारे गाने, क्योंकि अभी क्या होगा, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। तो वो फास्ट लाइफ इसलिए अभी मायरा तो आ रहा है, हालांकि मैं बहुत बीच में म्यूज़िक क्रिएट करने में लग गया था, इसलिए रिलीजिंग पे मेरा फोकस बहुत कम हो गया था। अभी वो टाइम आ गया, मुझे लगता है कि मैं जब अपनी म्यूज़िक बैंक को लाऊंगा पब्लिक के सामने, तो ये एक डर रहा है मेरी लाइफ में। घबराया हूँ यहाँ पे काफ़ी जगहों पे, तो वहाँ पे मुझे डर लगा कि भाई सक्सेस कम हो जाएगी, और हुई भी। मुझे उस चीज़ का नुकसान भी हुआ, मुझे उस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान। और लाइक कोविड, जो हम लोग कोविड में 2 साल थे, तो हमने बहुत कुछ वहाँ परिवार के साथ तो जुड़े रहे, सीखा भी, कुछ लोगों ने मेहनत की घर बैठे। तो वैसे ही मेरा रहा कि जहाँ कहीं जो चीज़ें जल्दी हो सकती थी वो लेट हुई, बट अगर उसको कंपेयर करें तो लेट होने की वजह से मुझे ये म्यूज़िक सीखने को मिल गया। मैंने कंपोजिंग करना सीख लिया, खुद लिखना शुरू कर दिया, और अच्छा खासा लिख रहा हूँ आजकल। और क्या चाहिए। अच्छा, परिवार आपका मुंबई है, आना जाना उनका रहता है, या आपका जुड़ाव कैसे ये, क्योंकि मांगनियार से हैं वो एक तरह से जॉइंट फैमिली और एक संयुक्त परिवार का कल्चर रहता है, तो और वहाँ मुंबई में वो संभव है नहीं कि सभी एक साथ रहें, तो ये जुड़ाव कैसे आप बनाए रखते हैं, कैसे क्या तरीका अपनाया आपने? मैं मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मेरी फैमिली भी मुंबई में आना जाना उनका रहता है, और मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, और बाकी सब मम्मी पापा भी बहुत आके गए हैं, और उनको एक्चुअली वहीं ज़्यादा पसंद है रहना, क्योंकि अब देखा जाए तो इतना ज़रूरी नहीं रहा कि मुंबई रहना ही बहुत ज़रूरी है। अब तो इंडिपेंडेंट भी काम होने लग गए। जयपुर में अभी इंडस्ट्री हमारी बहुत तगड़ी जा रही है, पंजाब में पहले से वो काम कर रहे हैं अपने घर पे, और मुंबई में अभी मुझे रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं वहाँ पे अपना प्लेबैक्स के लिए रह रहा हूँ। बाकी मेरे छोटे भाई भी वहाँ रहते हैं मेरे साथ, और मेरे फैमिली का आना जाना रहता है, तो ऐसे ही मैनेज करते हैं कि मैं 15 दिन अगर राजस्थान में हूँ तो 1-2 महीना वहाँ मुंबई रह के फिर 15 दिन देना पड़ता है फैमिली को, क्योंकि मैं 15 दिन में भी वो फैमिली का प्यार और वहाँ पे काम भी जो होना है, तो मेरे काम ऐसे ही चलते रहते हैं, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। जैसलमेर जब आप जाते हैं तो कौन सा आपका सबसे ज़्यादा गाना है आपके पड़ोसी, जानकार, छोटे बच्चे आपको देखकर गाते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? अभी घर की छोकरों तो सब गाते हैं मुझे देख के, घर की छोकरों। मैंने कहा तुम गाली क्यों दे रहे हो मुझे? आई एम नॉट टर्की छोकरों, बट मैंने कहा हाँ आई एम टर्की छोकरों, बट सिर्फ हरकतों के पीछे भागता हूँ, म्यूजिक की हरकतें जो होती है। तो हाँ स्मार्ट है ये तो। मैंने कहा नहीं, अच्छा वो मस्ती करते हैं। कैसा लगता है जब आपके गाने वो दोहराते हैं? तो आप जब लोग छेड़ते हैं तो बहुत प्यार देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि छेड़ना मीन्स म्यूज़िक की अगर बात करते हो तो मैं उसको प्यार में ही लेता हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब गाने सुनते हैं तो एक आर्टिस्ट की वही एनर्जी, वहीं से पावर बढ़ता है। तो दोस्त लोग भी सम्मान देते हैं कि भाई आज आपका गाना है, तो सच्चे दोस्त होते हैं ना, तो सच में उनको प्राउड फील होता है कि तुम्हारा इस फिल्म में गाना, बड़ी प्राउड की बात है, तो अच्छा लगता है। परिवार से भी प्यार मिलता है, दोस्तों को भी। तो मेरा एक बालम बालम गाना आया था, मैंने खुद ही लिखा था और इसको गाया था, कंपोज किया था। अमोल डांगी एक आर्टिस्ट है हमारे कमाल के राजस्थान के, उन्होंने इसका म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था। तो वो है बन जा रहा बालम मारा बालम 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 रे, रंग रजिया बालम मारा बालम 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 रे,
आओ नी पधारो सा बालमा मारा पिया रंग रसिया मोरा बालम मारा मेक सम नॉइज बन जा रहा बालम मारा बालम बालम बालम। ये आप सुनना यूट्यूब पे है। जी जी। तो ये भी लोग बोलते हैं बालम आगे बालम आगे बालम। मैंने कहा भाई मैं बालम नहीं हूँ किसी का। तो ऐसे करके बहुत मस्तियाँ चलती हैं तो प्यार मिलता है। नहीं लोगों में क्योंकि मैं देख रहा था जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी उस रूप में गूगल वगैरह पे भी है कि आप किसी के बालम हैं या नहीं या हैं, कब बनने का इरादा है? मैं हूँ बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ और मेरी बिटिया भी है, उनका नाम शुक्रान है। अरे वाह। और राजस्थान में जैसे हमारे कल्चर में शादी ब्याह होता है वैसे ही मेरी शादी हुई है। सो यस, तो गूगल पे नहीं डालो तो अच्छा ही बात। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे भी डाल सकते हो। जी जी। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो अपने सिंगिंग के अलावा अपने एक्ट से कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं सोसाइटी के अंदर। सो बहुत सारे लोग हैं, उदित नारायण को लेकर कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लोगों को कंट्रोवर्सी हुई। सो एज अ सिंगर आप क्या एहतियात बरतते हैं और कंट्रोवर्सी से कैसे डील करते हैं? हालांकि मैंने देखा आपके नाम से कोई कंट्रोवर्सी अभी तक नहीं है। देखो मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं किस वजह से वो चीज़ करते हैं। सक्सेस पाने के लिए अगर कोई कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है कि कंट्रोवर्सी करने से मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो मैं हिट हो जाऊंगा, फेम मिल जाएगा। भाई उस फेम में क्या खाओगे? मतलब मुझे तो नहीं पसंद ये सब चीज़ें। मुझे पता है कि मैं अपने मेहनत पे ही विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर जो खुदा पाक ने मुझे जो भी छोटी सी चीज़ बख्शी है उस चीज़ को मुझे लोगों के सामने प्यार के साथ भी हम रख सकते हैं, क्योंकि हम प्यार के साथ अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं और माँ बाप हमारे साथ कैसे रह सकते हैं। तो अगर आप प्यार में रहोगे तो पूरी दुनिया आपके साथ वैसे ही रह सकती है। कोई लोड ही नहीं है, लोड वाली बात ही नहीं है। कंट्रोवर्सी अगर कुछ चीज़ों में हो जाती तो अब डिपेंडेड वो किस बात पे, कौन से मुद्दे पे किस बात हो रही, तो अपन बीच में कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। तो वो अपनी अपनी उनकी सोच है। बट मैं अगर बचा हुआ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना कंट्रोवर्सी के भी अपना जीवन जी सकता हूँ। दो कलाकार, एक तो आपके इंडियन आइडल से ही निकले थे, 2013 की बात है, संदीप आचार्य, उनकी डेथ हो गई। एक अभी जुबिन गर्ग हैं, उनकी स्कूबा डाइविंग में उनकी कंट्रोवर्सी डेथ है, उसको लेकर कंट्रोवर्सी है। एक उम्दा कलाकार का इस तरह से चले जाना, चाहे वो संदीप आचार्य, वो बीकानेर से ही थे, आप जानते हैं उनके बारे में जानते हैं शायद? बिल्कुल जी, मेरे भाई थे वो। जी जी। तो क्या कहिएगा, मतलब इस तरह के जो ये बहुत ही मतलब एक होता ना कि आप कि म्यूज़िक इंडस्ट्री से या हिंदुस्तान का एक ऐसे दो सितारे बुझ गए ना, मतलब जो जिनकी चमक बहुत अलग थी और अलग अलग वे में थी। कुछ लोग बोलते हैं कि किसकी सिंगिंग अच्छी थी, किसी का नेचर ऐसा था, किसी का वो अच्छा था, बात करने का तरीका। बट मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान म्यूज़िक के लिए कोई बंदा अगर आगे आता है हिंदुस्तान का कल्चर प्रमोट करने में, तो मुझे लगता है कि वो बंदा हमेशा अच्छा होता है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, तभी वो अपने देश के बारे में सोचता है। तो ऐसे मेरे दोनों मतलब फेवरेट थे। फेवरेट मीन्स संदीप राजस्थानी भाई के नाते मुझे अच्छा लगता था कि मेरा राजस्थानी भाई है, और जब भी मिला था, एक दो बार मिला था, बड़ा अच्छा प्यार से रहा। बड़ा दुख हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। जुबिन गर्ग भाई से मैं मिला नहीं था, पर उनके जब गाना सुना या अली, तो मैंने बोला ये किसने गाया। जब मैंने पहली बार सुना तब से मैं उनको जानने लगा कि कितने कमाल सिंगर। और जब बाकी गाने सुने, और कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, तब लगा कि आसाम में तो वो बहुत बड़े लेजेंड आर्टिस्ट है और इंडिया में भी उन्होंने बहुत बड़े गाने गाए हैं बॉलीवुड में। बट जब वो चले गए और जो मैंने अभी आसाम में जो उनका प्यार देखा उनके लिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे आर्टिस्ट को इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए। सच में कुछ तो और म्यूज़िक देना चाहिए था। तो ये दुख है दोनों, जब ऐसे महान सितारे चले गए हमारे बीच में, तो हमेशा दर्द रहेगा। देखिए, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, हुनर भी वही देता है। लेकिन डिसिप्लिन को लेकर भी आप कुछ कहेंगे एक आर्टिस्ट के अंदर, क्योंकि और आप कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? क्योंकि आपको पता है
कि आपकी आवाज़ आपकी पहचान है, आप खुद अपने परिवार की, राजस्थान की पहचान है, तो कौन सी ऐसी एहतियात हैं जो आप बरतते हैं ख़ास तौर से आपके रूटीन में? देखिए, अपना अपना सबका जीने का तरीका है और डॉक्टर्स हमें कुछ अलग बोलते हैं। हमारे जो वर्कआउट की बात करें, बॉडी के जो ट्रेनर होते हैं, हेल्थ के बारे में, हेल्थ डॉक्टर, तो वो लोग अलग बोलते हैं कि इस तरीके से रहोगे तो ये अच्छी चीज़ें होती है। बट कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि भाई रात को सोने से अच्छी नींद आती है और अच्छा माहौल होता है, और यही प्रकृति का भी नियम है। तो मैं भी कभी कभी सोने की ट्राई करता हूँ, बट मैं रात को ज़्यादा जगना पसंद करता हूँ बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। मुझे नींद ही नहीं आती है, मुझे ऐसा लगे मेरा पैटर्न ही ऐसा बन गया है। फिर लेट हो जाता है, और वो भी इंडियन आइडल में आके हुई चीज़ें, जब वहाँ शूट लेट तक चलता था, तो वो मेरी लाइफ में चीज़ ऐड हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि अब सब जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही सोच के हम अगर करेंगे तो बाकी लोगों की जैसे हमारी मेहनत नहीं होगी ना, फिर हम सिर्फ उठ के क्या करेंगे। तो हर आर्टिस्ट को, हर इंसान को जो माहौल आपको, जो हालात आपको जैसे रखते हैं, उससे अपने फ़ायदे में रह के कि भाई बेनिफिट्स है इसमें, हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं है और हमारा काम भी हो रहा है, तब आप अपना जब दिन में सो या रात में सो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है काम और अपनी हेल्थ के लिए सोच के अगर कुछ भी कर रहे हो तो फिर बेस्ट है। तो वो डिसिप्लिन मेरे लिए वो सही है। मैं सोता ही नहीं हूँ रात को, सच में। रहमान साहब अभी भी नहीं सोते, आपको पता ये बात? उनसे मुलाकात आपकी कैसे हुई? मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, बट बहुत नॉर्मल सी थी। लाइक दूर से मैं गा रहा था तो वो सामने बैठे थे। जब मैंने जिमा अवार्ड किया था सबसे पहला वाला, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था, तो तब लता जी ने भी सुना था। सोचो यार, बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग सब बैठे थे आगे और हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो ऐसे करके उनसे मुलाकात हुई थी। बट मैंने सुना ऐसा कि वो रात को जग के म्यूज़िक करते हैं पूरी रात, और काफ़ी लोग ऐसे जो 4-5 तो बज जाती है हर आर्टिस्ट को, मुंबई वाले तो जिनको भी आप देख लो। तो लता जी से कभी आपका कम्युनिकेशन हुआ? लता मंगेशकर, उनसे कोई संवाद हुआ आपका? हाँ, उनसे मैं उधर मिला, आशीर्वाद लिया, फ़ोटो साथ में आई। अभी तक तो वही, तब तक वो एक्चुअली वो बहुत ओल्ड भी हो गए थे उस टाइम और ज़्यादा बात नहीं करते थे, आप मिलते नहीं थे किसी से, वो घर पे रहना पसंद करते थे। तो मेरा ये नसीब अच्छा है कि मैं उनसे एक बार पास में जाके खड़ा हुआ हूँ, मिला हूँ, और बहुत आज भी मुझे ब्लेस्ड फील होता है कि उनसे मिला हुआ हूँ। तो वो सच में वो एक हमारे हिंदुस्तान की सरस्वती माँ थी। और मुंबई में आपका फेवरेट प्लेस क्या है? कहाँ पसंद करते हैं आप रहना? घर पे रहना। घर पे? नहीं, बहुत सारी जगह। तो मैंने सच में जब काम करके थक के आते ना, तो घर में अगला दिन तो मेरा ऐसा जाता कि भाई सोफे में रहूँ मस्त, मैच अगर कोई है उस दिन पे तो मैच ऑन रहे, अदरवाइज मतलब काम के अगले दिन की बात करूँ, अगर गाना कर लिया कंप्लीट, अभी एक दिन चाहिए मुझे रिलैक्स, तो मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ ज़्यादातर। और कभी कभार मन करता है इवनिंग में फ्रेंड्स के साथ, तो कहीं भी हम बाहर बैठ लेते हैं, चाय कॉफ़ी पी लेते हैं। इसको वाइंड अप करते हुए मैं उस नोट पे आपको ले जाना चाहता हूँ। आज से 30, 40, 50 साल बाद में आप किस रूप में जाना चाहते हैं, नंबर 1, और राजस्थान के कलाकारों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान के कलाकारों के लिए तो देखो, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। करने वाले वो लोग हैं जो अभी तक करते हैं और ऊपर वाला है उनकी लाइफ में। बट मैं अपनी तरफ से अगर जो बेस्ट कर सकता हूं हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए, आने वाले 30-40 साल, और जितना भी मैं रहता हूँ ऊपर, उसके ऊपर भी 60 साल, 100 साल, 100 साल। 100 साल। तो बस मेरा ऐसा ही मानना है कि मैं यूनिक से यूनिक चीज़ करता रहूं, तो मेरे आने वाले जो समाज के लोग हैं, जो मंगनियार लंगाज, वो भी अपने म्यूज़िक में वैरायटी लाए। एक होता ना कि हीरा है, पर उसके लिए हमें खोदना पड़ेगा उसको, तो उस खोदने का काम मैं कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस
उसके लिए मैं अपने नए म्यूज़िक में नए गाने बनाऊंगा, नए लिरिक्स, नया स्टाइल कैरी करूंगा, ताकि उनको मंच मिल पाए, वो जो मुझे मिल रहा है वो सबको मिले, ऐसी मेरी सोच है। और बाकी तो जो ऊपर वाला कराएगा वो मंजूर है, और सबके साथ अच्छा ही हो, मैं दुआएं ऐसी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, आप स्टूडियो में पधारे और अपनी ज़िंदगी की कहानी उस रूप में बताई कि लोग समझें कि अगर आप में टैलेंट है तो आपकी ज़रूरतें और क्या क्या हैं, लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है, और प्रतिभाएं हैं वो केवल शहरों में महानगरों में पैदा नहीं होती, आपकी ज़िंदगी है इस बात की गवाह है कि रेतीले धोरों से भी कैसे अगर जुनून है और किस्मत है, ऊपर वाले का करम है, तो कैसे आप आगे का सफ़र भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो आपके सफ़र की बात है। समापन के साथ आपने जो कहा कि मांगनियार जो आपके लोग हैं उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं, चलते चलते बस एक ही गुजारिश है कि महिला सिंगर्स उस कम्युनिटी से और आगे आएँ जिसमें आपका योगदान हो, ऐसे और नाम आने चाहिए आपके साथ में, स्वरूप के साथ में एक नए स्वरूप के अंदर मांगनियार्स हैं वो सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में पधारने के लिए और हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब केसरी राजस्थान पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोग, मेरा गाना आ रहा है मायरा एक रीत, जो मार्स म्यूज़िक के साथ रिलीज़ होने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप खान ऑफिशियल पे। आप लोग इस गाने को ज़रूर सुनना और शेयर करना, और अपने भाई बहनों से अगर प्यार करते हो तो ये गाना ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सर।